हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर्स। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 5 है केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर हम लोग का एल्कोहल एंड फिनाइल एंड ईथर का है। इसमें जो ईथर पढ़ेंगे, ईथर के बारे में हम लोग बेसिक जानकारी इसके बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ईथर क्या होता है और कैसे कैसे इसके कौन कौन कितने कितने भाग होते हैं, कौन कौन से ईथर होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो ईथर सबसे पहले जानते हैं ईथर। तो ईथर किसे कहेंगे? तो हम जानते हैं कि यदि ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह जोड़ी होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। जैसे मान लीजिए CH3O CH3, यानी किसी ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह दोनों साइड में जुड़ी हो तो उसे हम लोग कहते हैं ईथर कहते हैं। जैसे हम लोग का डाई मेथिल ईथर, दो मेथिल समूह है, अभी ये भी मेथिल, तो दो मेथिल समूह तो डाई मेथिल ईथर हो जाता है। और इसको हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में एक सूत्र के रूप में लिखना चाहें तो एल्किल को हम लोग RO और इसको हम लोग क्या लिखते हैं R, तो हम लोग को डाई मेथिल ईथर हो जाता है। यानी यदि दो एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु के दोनों साइड में उपस्थित हो तो वहाँ पर ऑक्सी न कह करके ईथर का निर्माण होता है, तो उसे ईथर कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं ईथर के प्रकार। ईथर हम लोग को दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ईथर के जो दो प्रकार हैं कौन कौन है उसको हम लोग देख लेते हैं। एक होता है सरल या सममित, जिसको हम लोग सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, और एक होता है मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। एक होता है सरल और एक होता है मिश्रित। सरल को इंग्लिश में लोग कहते हैं सिंपल या सिमेट्रिकल ईथर, और यह होता है हम लोग का मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल ईथर। तो सबसे पहले सरल या सममित ईथर के बारे में हम लोग देखते हैं कि सरल या सममित किसे कहेंगे। तो यदि मान लीजिए किसी ऑक्सीजन के दोनों ओर जो हम लोग का एल्किल समूह है वह समान हो, ये CH3 या ते भी CH3 हो। यदि मान लीजिए C2H5 जुड़ा रहे हैं, यदि C2H5 हो तो ये भी हम लोग का C2H5 ही हो, इन दोनों एल्किल यह और यह दोनों समान हो तो उसको हम लोग कहते हैं सरल या सममित। दूसरा हम लोग का मिश्रित या असममित। यदि किसी एल्किल समूह के दोनों साइड और जो समूह जुड़ रहे हैं वो अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए C2H5 जुड़ा हो तो इधर हम लोग का CH3 जुड़ा हो, तो इस प्रकार के जो होते हैं उसको हम मिश्रित या असममित ईथर कहते हैं। इसको दर्शाना है तो ROR डैश, और हम लोग क्या हो जाएगा ROR हो जाएगा। अब इसको इतना तो हम लोग जान चुके। अब हम लोग देखते हैं जो एलिफैटिक ईथर होते हैं और एक एरोमेटिक ईथर होते हैं। जो हम लोग का R प्रकृति होता है एल्किल समूह का, उसके आधार पर देखें तो एक हम लोग होता है एलिफैटिक ईथर और एक होता है एरोमेटिक ईथर। तो एलिफैटिक क्या होता है और एरोमेटिक क्या होते हैं उसको देखते हैं। तो एलिफैटिक मतलब यदि मान लें किसी ऑक्सीजन समूह से दोनों और एल्किल समूह जो जुड़ा हो, दोनों एल्किल समूह यानी ये भी एल्किल हो और ये भी एल्किल हो, तो उसको हम लोग कहते हैं एलिफैटिक ईथर। भले ही इसके CH3 जुड़ा हो चाहे इधर C2H5 जुड़ा हो, कोई भी जुड़ा हो, लेकिन एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एलिफैटिक ईथर। दूसरा हम लोग को होता है एरोमेटिक ईथर। यदि मान लीजिए किसी ऑक्सीजन समूह से किसी एक साइड और एरोमेटिक मतलब बेंजीन आ जाएगा, यानी चक्री संरचना आएगी, तो बेंजीन जब रिंग जुड़ा होता है माने C6H5 जुड़ा हो किसी एल्किल समूह से तो उसको हम लोग कहते हैं एलिफैटिक ईथर हो जाते हैं। अब ईथरों के बारे में सारी जानकारी हम लोग पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ते हैं ईथर का विरचन यानी ईथर बनाने की विधि। तो ईथर बनाने की विधि क्या है, एक एक करके उसको हम लोग पढ़ते हुए निकलते हैं। तो हेडिंग डालिए ईथर बनाने की विधि। तो पहला हम लोग का है एल्कोहलों की निर्जलन द्वारा, यानी एल्कोहल का जब निर्जलन करेंगे, निर्जलन मतलब होता है जिसमें जल ना हो, तो H2SO4 के साथ सांद्र H2SO4 के साथ जब एल्कोहल में अभिक्रिया करा दें तो होता है हम लोग का एल्कोहल का निर्जलन होता है, यानी बिना निर्जल का। तो इसमें देखते हैं एथिल एल्कोहल को C2H5OH एथिल एल्कोहल को यदि सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करावें तो क्या होता है, इसको 140 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो क्या बनता है C2H5O और C2H5, यानी डाई दो एथिल है तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। इसका नाम एथिल एल्कोहल और हम लोग का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और डाई एथिल ईथर होता है।
दूसरा है विलियमसन ईथर संश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये हम लोग का क्वेश्चन जो होता है टिप्पणी लिखने के लिए आता भी है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये आप लोग इंपॉर्टेंट के रूप में लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं कि कि जब कोई एल्कोहल जो होता है, कोई एल्कोहल और हाइलोएल्केन और क्षार, ये तीनों आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाते हैं ईथर, लवण और जल। ये होता हम लोग का विलियमसन ईथर संश्लेषण होता है। अब कोई भी एल्कोहल ले लीजिए, मान लीजिए एल्किल एल्कोहल हो ROH हो, हाइलोएल्केन या मीन कोई हाइड्रोजन समूह हो, कोई एल्केन समूह हो तो RX हो, कोई क्षार हो, मान लीजिए कोई सोडियम हाइड्रोक्साइड ही हो। ये दो सब अभिक्रिया करेंगे तो ईथर का निर्माण करेंगे, तो ईथर का स्थान हो जाएगा ROR हो जाएगा, और लवण का स्थान हो जाएगा Na, यहाँ से लिए या NaOH से लिए तो NaX हो जाएगा, और जल का निर्माण होगा। ये हम लोग का विलियमसन ईथर संश्लेषण का फार्मूला होता है। अब फार्मूले के माध्यम से कोई एक रिएक्शन को लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेथिल एल्कोहल हो CH3OH हो, और ये भी हम लोग ले लेते हैं CH3Cl ले लेते हैं, R का स्थान पे CH3Cl ले लो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। तो क्या होगा, R का स्थान पे CH3 और O, और ये भी R हम लोग का है CH3, और NaX, X के स्थान पे Cl लिया तो NaCl, और हम लोग का जल प्राप्त हो जाएगा। यानी देख रहे हैं जब कोई अल्कोहल को किसी हाइलोएल्केन मेथिल क्लोराइड के साथ, जब किसी क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर यानी डाईमेथिल ईथर का निर्माण हुआ, और लवण यानी सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त हुआ। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यह जल में अल्प विलेय है और यह जल से हल्के होते हैं। द्रव ईथर अत्यधिक वाष्पशील होते हैं। इसका क्वथनांक जो होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक मतलब है 34.5 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी रासायनिक गुण में हम लोग का है हाइलोजनीकरण, हाइलोजिनेशन। हाइलोजिनेशन में उसको देखेंगे अरे यार, हाइलोजिनेशन में देखेंगे यानी हाइलोजनीकरण में देखेंगे क्या होता है। इसमें इनिसॉल का सूत्र होता है, ये हम लोग का बेंजीन पर जब OCH3 जब दर्शाते हैं तो होता हम लोग का एनिसॉल। जब एनिसॉल को एथेनोइक अम्ल के साथ, एथेनोइक अम्ल के साथ ब्रोमीन की उपस्थिति में Br2 के साथ जब आप विक्रिया कराते हैं, ये हम लोग का एनिसॉल है। इसको हम लोग कह सकते हैं मेथॉक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं। तो जब एनिसॉल को ब्रोमीन की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है आर्थो एवं पैरा ब्रोमो एनिसॉल। तो जो हम लोग का आर्थो एवं पैरा ब्रोमो एनिसॉल होता है उसको देखते हैं। एक हम लोग का होता है पैरा पोजीशन और एक होता है हम लोग का आर्थो। तो हम लोग का पैरा ब्रोमो एनिसॉल का सूत्र है। ये हम लोग का पैरा वाला जो होता है पोजीशन मुख्य होता है, अधिक उत्पाद का निर्माण करता है और एक कम उत्पाद का निर्माण करता है। ये अधिक उत्पाद का निर्माण इसलिए करता है कि इन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी दूरी है तो रिपल्सन कम होता है, जबकि इन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है तो दोनों का रिपल्सन करने के कारण बहुत कम बनता नहीं, अल्प बनता। फिर भी इसको हम लोग दर्शाते हैं, हम लोग का आर्थो ब्रोमोफिनाल ब्रोमो एनिसॉल होता है। नेक्स्ट हम लोग का है नाइट्रेशन। ये नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रेशन। क्या करते हैं इसमें एनिसॉल को, ये हम लोग का एनिसॉल है, एनिसॉल को क्या करते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, ये सांद्र है, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, सांद्र H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो आर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिसॉल भी प्राप्त होता है। ये हम लोग का पैरा नाइट्रो एनिसॉल और हम लोग को आर्थो नाइट्रो एनिसॉल प्राप्त हो जाता है। ये इसीलिए आर्थो एंड पैरा होते हैं क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी
प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम लोग जानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हम आपको लास्ट में भी बताएंगे। तब तक हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा हम लोग का है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट जो अभिक्रिया है वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और दूसरा होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ते हैं। तो पहला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में क्या होता है कि इसमें जो एनिसॉल होता है वह यानी यह एनिसॉल को जब मेथिल क्लोराइड यानी CH3 Cl के साथ निर्जलीकरण कराते हैं AlCl3 के साथ, निर्जली AlCl3 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो बनता आर्थो एंड पैरा मेथिल एनिसॉल प्राप्त होता है। देखिए इसका नाम होता है आर्थो मेटा पैरा यानी पैरा मेथिल एनिसॉल, और आर्थो पोजीशन होता है आर्थो मेथिल एनिसॉल। दूसरा हम लोग का होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण यानी एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या होता है एनिसॉल को, जो हम लोग का एनिसॉल का सूत्र है उसको क्या करते हैं, यह हम लोग का एनिसॉल है, एनिसॉल को एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। ये हम लोग का पहली बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, हो सके तो एसिटिल क्लोराइड याद कर लीजिएगा इसका नाम। एसिटिल क्लोराइड के साथ इसको भी निर्जलीकरण कराएंगे AlCl3 के साथ, निर्जलीय AlCl3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो जब एनिसॉल को एसिटिल क्लोराइड को निर्जलीय AlCl3 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है इसमें आर्थोमेथाक्सी एसिटोफिनोन बनता है, पैरा भी बनता है। देखिएगा ये हम लोग आर्थो एक बार बनता है और एक बार पैरा, तो हम लोग को होता है पैरा, और देखिएगा यहाँ होता है मेथाक्सी, यहाँ से ये हम लोग का देखिएगा यहाँ पे मेथाक्सी और एसिटोफिनोन हो जाता है, एसिटोफिनोन, और हम लोग को आता है आर्थो मेथाक्सी एसिटोफिनोन का सूत्र हो जाता है। और उसी के साथ हम लोग का ये वीडियो यानी पूरा का पूरा हम लोग का एल्कोहल फिनाइल एंड ईथर 100% समाप्त हो चुका है। और इसके लास्ट में हम लोग एक चीज़ पढ़ ले रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को हम लोग समझेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।